Hello students, I am Gaurav and you're watching CY classes, and today we are going to see the numericals of chapter number 13. So we will be starting with question number 13.5 of chapter Nuclei, class 12 physics. So देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में गिवन है a coin has a mass of 3 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made up of 29 Cu63 और जिसका मास हमें गिवन है दिस मच एटॉमिक मास यूनिट. देखो इसका सॉल्यूशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एज सुन एज ये कंप्लीट हो जाता है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तब तक डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक. तो द मास ऑफ कॉपर इज 3 gram. Now atomic mass of copper is this, which is given in the question. Now we all know that कि देखो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे, ये आपका अवोगाड्रो नंबर है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. देखो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें अवोगाड्रो नंबर का काफ़ी यूज़ पड़ता है. अवोगाड्रो नंबर जो है Na को हम डिनोट करते हैं अवोगाड्रो नंबर, हम इसको बोलते हैं. ठीक, अवोगाड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं. और एम डैश हमारा मास है जो कि 3 ग्राम से, और आपका मास नंबर है 63. ठीक, तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देखो तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 60. तो हमें मिल गया कि ये टोटल अब n की वैल्यू कितनी आ गई. हमें चाहिए क्या है, दिस वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द इलेक्ट्रॉन फॉर सिंपली अज्यूम दैट द कॉइन इज नॉट दिस. अब देखो अब हम आगे क्या करने वाले हैं. अब हम निकालेंगे 29 प्रोटॉन थे हमारे, तो सिंपल हम माइनस करके न्यूट्रॉन निकालेंगे विच विल बी 34 न्यूट्रॉन्स. अब हमें न्यूट्रॉन मिल गया तो हमने मास डिफेक्ट वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था कि जितना प्रोटॉन है इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर देते थे और जो उसका मास था उससे सब्ट्रैक्ट कर देते, तो विल बी गेटिंग मास डिफेक्ट. तो हमने इंडिविजुअली लिख दिया कि इसका मास इतना है, न्यूट्रॉन का इतना है, तो हमने डेल्टा एम निकाल लिया. जैसे 29 इंटू ये हमें पता होना चाहिए, 34 इंटू दिस, और आपका ये है जो हमने ऊपर निकाल रखा है. तो जैसे आप माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी बनेगी, द वैल्यू विल बी 0.591935. अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा. मास डिफेक्ट अब हमें मिल गया. अब जब हमें मास डिफेक्ट मिल गया तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट. अब हम करने वाले हैं, देखो अभी तक हमने क्या निकाल लिया, हमने मास डिफेक्ट निकाल लिया. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि एनर्जी क्या होगी. तो 1U का हमारा कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर. तो ये हमने पढ़ रखा था जब हम थियरी लेक्चर्स कर रहे थे. तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई कर दो. अगर 1 रहता तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. इधर हमारा मास डिफेक्ट कितना है, 1.6976698 इंटू 10⁻22 यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा डेल्टा एम की वैल्यू. अब आ जाते हैं ईबी पे. व्हाट इज ईबी हियर, ईबी है हमारा बाइंडिंग एनर्जी जो कि हमारे आइंस्टाइन जो सर हैं उन्होंने दिया था. तो डेल्टा एम हमें पता है, सी सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी. वैल्यू पुट अप करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ ईबी. जब ईबी मिल गया तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे. अब इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने क्या निकाल दिया, वैल्यू हमें पता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻−13 जूल. तो अब 1.581 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा. तो 1 का अगर वैल्यू हमें पता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इससे, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा. अब हमें कुछ वैल्यूज याद करके रखनी है. ठीक है, एग्जाम में आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है. ठीक, हमें पता होना चाहिए कि एमएच कितना होता है, एमएन कितना होता है. ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, नहीं तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो इधर हमारा रिजल्ट मिल गया है ईबी का विच इज बाइंडिंग एनर्जी. अब आ जाते हैं नेक्स्ट 13.7. क्या है 13.7 में, देखो रेडियो एक्टिव. अब ये जो सिलेबस चल रहा है ये सिलेबस हम कर रहे हैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से. ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो में बना दूंगा अलग अलग क्वेश्चन का. रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ टी ईयर्स. हाफ लाइफ कितना है, टी ईयर्स का है. अब बोला गया कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू दिस, और आपको पूछा गया कि 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू क्या होने वाली है. तो ये दो चीज हमें
फाइंड करना रहेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं ये भी। अब हमें क्या क्या गिवन है वो जान लेते हैं। अब आपको गिवन है कि जो आपको रिड्यूस करना है 3.125% और 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू करनी है। ठीक, ये दो चीज़ हमें निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है कि हाफ लाइफ कितना होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, वो होता है टी ईयर्स। ठीक है, हाफ लाइफ कितना होता है? टी ईयर्स होता है। देखो बच्चों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में हमेशा रखना। कैसे आएगा? जो जो वैल्यूज़ है सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं, क्योंकि वो बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या रहेगा आंसर, या जब आप निकालते हो आंसर तो उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या आपको गिवन है और आपको क्या निकालना। अगर उसमें ही कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आ जाते हैं इस पे। तो हाफ लाइफ कितना गिवन है? टी ईयर्स होगा, हम मान लेते हैं। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कितना है? एन नॉट। ये सपोज कर रहे हैं कि एन नॉट होगा, ये टी ईयर्स। अब डीके होने के बाद, डीके मतलब क्या? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब हर चीज का एक लाइफ होता है ना, हाफ लाइफ होता है टी ईयर्स। ठीक, अब कम होगा तो ऐसा नहीं कि हाफ हो जाएगा T/2। ठीक, ऐसे कम होते जाएगा, जरूरी नहीं है कि T/2 T/4 ऐसे ही हो। तो उसका आपको गिवन है। अब देखो, आफ्टर डीके द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो जाएगा एन, मान लेते हैं कि एन हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करना है, पेन चेंज कर देते हैं। अब n/n0 कितना गिवन है आपको? कितना डिक्रीज? ये जो डिक्रीज किया गया है ना, जो रिड्यूस कर रहे हैं, वो n/n0 ये रेशियो होता है। ये कितना है? 3.125%। तो 3.125/100 कर दो। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/32 हो जाएगा। और हमने जब डेरिवेशन देखा था तो उसमें पता था कि n/n0 कितना होता है? E - λt। ये रेडियो एक्टिविटी में आता है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? एक्चुअली ये जो आपका टॉपिक है निकाल दिया, लेकिन आपके न्यूमेरिकल में दिया है तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक, आपका ये टॉपिक हटा दिया गया था रेडियो एक्टिविटी का, लेकिन न्यूमेरिकल दिया है तो हम कर ले रहे हैं। तो लैम्डा इक्वल टू डी के कॉन्स्टेंट, टी इक्वल टू टाइम, तो माइनस लैम्डा टी कितना हो जाएगा? माइनस लैम्डा टी विल बी, देखो कैसे हमने कंपेयर किया, ये ध्यान से समझने की बात है। अब हमने ये दोनों को सामने रख दिया कि इसकी वैल्यू इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो अब हमें माइनस लैम्डा टी मिल गया 1/32, तो माइनस लैम्डा टी इक्वल 2। अब जब आप इधर दोनों साइड, हमने एक्चुअली किया क्या है आपको पता है? ये इधर ई है, ये हमने मिस कर दिया था, ये ई आएगा। अब दोनों साइड हम क्या लगाएंगे? अप्लाइंग नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम ये सिंबल से बताते हैं। तो ये हटा, जैसे आप इधर नेचुरल लॉग लगाओगे तो ई हट जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस लैम्डा टी, और इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग 1/32। ठीक, अब जैसे ही 1/32 आएगा, हम क्या करेंगे? नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 32। अब पढ़ते आए लॉग को, आपका अगर लॉग डिवीजन में हो तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। तो हम इधर से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी हमें इतना मिल गया, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है 0.693/t। तो डिवाइड कर दो, t इक्वल टू 3.4657 डिवाइडेड बाय 0.693/t, तो ये आपको ईयर कितना मिल गया? 5t ईयर्स। एंड द आइसोटोप विल टेक अबाउट 5t ईयर्स टू रिड्यूस दिस मच। तो अगर इसको, वो आइसोटोप को 3.125% करना है इसके ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक, रिड्यूस इतना करना है। सपोज आपका 100 था पहले, अब माइनस आपको करना है, ये दिस इज 100, सॉरी। तो अब माइनस 3.125 करने के लिए आपको ओरिजिनल वैल्यू से, तो आपको 5 इंटू टी ईयर्स लग जाएगा। मतलब अगर उसको टी ईयर्स उसकी लाइफ थी तो आप 5 इंटू टी लगेगा उसका हाफ लाइफ होने के लिए। तो अब पूछा गया सेकंड, देखो सेकंड हमसे क्या पूछा था? 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अभी हमने निकाल लिया 3.125, अब इसका 1% निकाल लेते हैं। देखो सिंपल है काफी। अब वही जो हमने उधर रखा था उधर, अब इधर 1% कर देंगे तो 1/100 हो जाएगा। कंपेयर कर दो, नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 100, हमने दोनों साइड क्या कर दिया? नेचुरल लॉग लगा दिया। ठीक, तो माइनस लैम्डा टी आ गया आपका इतना। अब क्योंकि ये नेचुरल लॉग की वैल्यू आप कहाँ से देखोगे? पीछे लॉग टेबल आपको मिलता है फिजिक्स की बुक्स में।
ठीक, लॉग टेबल में देखो नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, पता ही है सबको लॉग 1 0 होता है। नेचुरल लॉग 100 की वैल्यू चेक कर लेनी है आपको, तो आपको टी मिल जाएगा। टी की वैल्यू आपको फिर से पता होना चाहिए। देखो कुछ वैल्यूज प्री डिफाइंड होती हैं, वो आपको पता रहनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, ठीक, उसको नहीं भूलना है। तो आपको टी कितना मिल जाएगा 6.645 टी ईयर्स, आपने सिंपली डिवाइड कर दिया। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 13.8। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो स्पीड को आप 0.75x पे देख सकते हो, और अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.25x स्पीड करके देख सकते हो, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर इज फाउंड टू बी 15 डिकेज पर मिनट for every gram of carbon. This activity arises from the small portion of radioactive this. और आपको आइसोटोप कितना है ये, अब बोला गया when the organism is dead, its interaction with the atmosphere which maintain the above equilibrium activity increases and its activity begins to drop from the known half life कितना बताया गया 5730 years, किसका बताया गया 6014 का, in the measured activity the age of specimen can be approximately estimated. This is the principle of this. Suppose a specimen from Mohenjo-daro gives an activity of 9 decay per minute, ठीक, decay per minute बताया गया है 9। अब बोला गया है कि आप बताओ कि एस्टिमेट एज क्या होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम पढ़ते आए हैं ना कि हमें पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन इतने साल पुराना था, ये सिविलाइजेशन इतने साल पुराना था। तो कैसे हमें पता था, हम उसका स्टडी क्या करते हैं हाफ लाइफ का, और उसी के हिसाब से हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि उसकी टोटल लाइफ क्या हुई होगी, ठीक। अब देखो डीके रेट क्या है 15 डीके पर मिनट, ये देखो आपको इधर दे रखा है 15 डीके पर मिनट। तो हम डीके लाइफ को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं डीके लाइफ को। लेट एन बी द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट इन अ नॉर्मल कार्बन कंटेनिंग मैटर। अब हाफ लाइफ कितना बताया गया है, टी हाफ इज गिवन टू बी एज 5730 ईयर्स, ठीक। और क्या बोला गया, द डीके रेट ऑफ स्पेसिमेन ऑब्टेन फ्रॉम द मोहेंजोदारो साइट इज 9 डीके पर मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमने पढ़ रखा था एन बाय एन नेट कितना होता था ई माइनस डेल्टा टी, और ये आर बाय आर डैश, ठीक। ये जो डीके वाला है वो भी जैसे हम एन का ले रहे हैं रेशियो, वैसे आर बाय आर डैश का लोगे तो भी वो सब इक्विवेलेंट कितना आता है ई माइनस डेल लैम्डा टी के इक्वल आता है। तो अब वैल्यू आप रख दो, ठीक है, वैल्यू रख दो आप, क्या आ रहा है वैल्यू 9, और दूसरा कितना है आपका 15 डीके, तो 9 बाय 15 इक्वल टू 3 बाय 5। अब आप क्या करोगे, अब पुटिंग लॉगरिथम नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड वी गेट माइनस लैम्डा टी, ई हट गया इधर से, और ये हो गया लॉग 3 बाय 5, और इसकी वैल्यू आ गई कितने आया वैल्यू माइनस 0.5108। अब ये लॉग की वैल्यू आप पीछे टेबल से देखेंगे, और अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 0.5108 बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें याद रहना चाहिए 0.693 बाय टी होता है। टी कितना है 5730, देखो गिवन था क्या आपको, गिवन था ना हाफ लाइफ, तो रख दो वैल्यू। अब क्या आ जाएगा आपको टी कितना मिल जाएगा, टी विल बी 4223.5 ईयर्स, ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ फ्रेंडसाइन कोबाल्ट 60 नेसेसरी टू प्रोवाइड अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ 8 MCI स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ का ये यूनिट है। द हाफ लाइफ इज दिस, तो टी हाफ आपको गिवन है 5.3 ईयर्स। हमें क्या करना है, हमें रेडियो एक्टिव सोर्स का स्ट्रेंथ बताना है। तो देखो अब इसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो हमें मेन जानना है कि वो कितना, वो आपका वो उसका टोटल एन कितना हो रहा है विथ चेंज इन टाइम, तो वो आपको स्ट्रेंथ बताएगा। तो वो आपको पहले से दे रखा है कि 8 MCI है। अब देखो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 3.7 इंटू 10 का पावर 10 होता है, ठीक। और m मतलब आप सबको पता होगा मिली, तो आप वैल्यू पुटअप कर दो। तो हमें मिल गया कि डीके, अब हमें पता चल गया कि कितना डीके हो रहा है। स्ट्रेंथ मतलब क्या कि वो कितना डीके हो रहा है। सपोज ये होल एलिमेंट है, सपोज ये 2 ईयर्स में इतना डीके हुआ,
3 इयर्स में इतना डीके हुआ, इसके हिसाब से हम हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। ठीक, तो वही हम इधर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब पूछा गया वेर एन इक्वल्स टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, तो जितने एटम्स हैं आपके वही डीके हो रहे थे, तो एटम जितने रेट पे कम होंगे वैसे उसी के हिसाब से स्ट्रेंथ डिफाइन होगा। ठीक, अगर ज़्यादा डीके हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम है, कम डीके हो रहा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाफ लाइफ कितना गिवन है, 5.3 ईयर्स गिवन है। ईयर को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, 5.3 को ईयर से आपने मल्टीप्लाई किया 365 से, तो आपको मिल गया डेज में। फिर 24 आवर से मल्टीप्लाई कर दो 60 मिनट से, फिर 60 सेकंड, तो अब आपको ये सेकंड में वैल्यू मिल गई। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए कि डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लेमडा एन। ठीक है, और ये लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट है, और रेट ऑफ डीके ये होता है। ठीक, दिस इज सेड टू बी एज रेट ऑफ डीके। जो चीज़ें बोल रहा हूँ ध्यान से एकदम दिमाग में बैठाते जाना। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सब कुछ ऐसा लगेगा कि ये क्या पढ़ा दिया सर ने। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी डाउट है पूछते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा सम कैसे हुआ है। और ये बात जान लो कि ये क्वेश्चन लाइकली इसका कम है कि ये आएगा, अनलाइकली है कि ये एग्जाम में आएगा। क्यों, क्योंकि ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। फिर से बता दे रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी का बस इंट्रोडक्शन ही आपको रखा गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। n इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा डी एन बाई डी टी, n इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा डी एन बाई डी टी। तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू सबको पता है, डी एन बाई डी टी हम निकाल रखे हैं। वैल्यू पुटअप करो, यू विल बी गेटिंग 7.13 इंटू 10 का पावर 16 एटम्स। अब ये आपका कॉन्फ़िगरेशन था कोबाल्ट का। अब आपको अवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में पढ़ते आओ। ग्राम कितना है, 60 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। मास आपका इतना है, आपने निकाल रखा है ना। एन नंबर ऑफ एटम्स यही थे। तो अब क्या करोगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। 60 कितना है, कितना ग्राम आपने लिया। ठीक, उस 1 ग्राम का मास कितना है, तो इंटू 60 कर दिया, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, अवोगाड्रो नंबर से कर रहे हैं, तो ये आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो आपको जो अमाउंट नेसेसरी है वो है 7.106। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार देखो, फिर पूछो, प्रैक्टिस करते रहो। अब जैसे हमने 9th किया है और 8th किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। ठीक, तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस करना। ठीक, नोटबुक में जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिखते रहना। नेक्स्ट क्लास में हम चेक कर लेंगे। 11 तो सेम, 10 तो सेम है। 11th अगर आपको देखना तो मैं आइडिया दे देता हूँ। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडाई ऑफ गोल्ड आइसोटोप ये है, सिल्वर आइसोटोप दिस। AU मतलब ऑरम, और ये AG मतलब सिल्वर। ऑरम मतलब गोल्ड का साइंटिफिक नेम है। तो न्यूक्लियर रेडियस आपका बता दिया RAUI, और इसको RAG से डिनोट कर दिया है। अब AU की वैल्यू हमें पता है, एक कितना आता है 1997, और AG के लिए कितना होता है 107 होता है। कॉन्फ़िगरेशन से भी आपको पता चल जाएगा कितना है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इधर मेन आता है। अब RAU डिवाइडेड बाय RAG। अब ये हम क्या कर ले रहे हैं, अगर जब भी आप देखो ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडाई, तो हमने क्या पढ़ रखा है, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल है। ठीक, और हमने पढ़ रखा है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है आपका फॉर्मूला वॉल्यूम का, 4/r, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो कांस्टेंट हटा दो, क्यूब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल। 1/3 आपने निकाल लेना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको हमें आर क्यूब नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए। तो आर कैसे मिलेगा, इधर क्यूब था, क्यूब उधर लेकर जाओगे तो 1/3 हो जाएगा, सिंपल है। तो आप 197/100 करो और उसका 1/3 वैल्यू निकाल लो कैलसी से। सिंपल सा ट्रिक होता है, 1 2 4 6 8 करके निकाल लो मल्टीप्लाई करते करते, और फिर यही वैल्यू आपकी आ जाएगी न्यूक्लियर रेडियाई।
ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी टाइप का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, ठीक है। पूछो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे दूंगा कि कैसे उसको करा जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। द रेडियो न्यूक्लाइड दिस डिकेज अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपको इक्वेशन दे रखा है कि ये केमिकल इक्वेशन है, इसके हिसाब से डीके हो रहा है। अब डीके अगर इसके हिसाब से हो रहा है तो आपसे क्या बोला गया है कि टी हाफ कितना होगा, 20.3 मिनट। ये भी गिवन है कि उसका हाफ लाइफ कितना है, 20.3 मिनट उसका हाफ लाइफ है। अब हाफ लाइफ हमें बता दिया है कि 20.3 मिनट है। अब देखो नेक्स्ट, बोला गया है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड पॉजिट्रॉन इज दिस मच, ठीक। एनर्जी कितना बता दिया गया है कि पॉजिट्रॉन मतलब आपका जो पॉजिटिव आयन है उससे जो एनर्जी निकली वो है 0.960 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक। अब देखो, अब हम मास निकालेंगे इंडिविजुअली। 6C11 का कितना मास होगा, दिस मच। 6B11 का कितना होगा, ये है, ये आपको गिवन है। अब बताना है आपको कैलकुलेट Q एंड कंपेयर इट विथ मैक्सिमम एनर्जी एंड पॉजिट्रॉन एमिटेड, ठीक है। आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन दिया गया है, तो वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत मिनिमम है आने के एग्ज़ाम के, ठीक। तो वो ध्यान में आप रखिएगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से करा रहे हैं हम। 611 ये हमारा रिएक्शन देखो, हाफ लाइफ कितना बोला गया है, 20.3 मिनट। ये वैल्यू मासेस आपको गिवन है, हमें Q कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम एनर्जी बताना है पॉजिट्रॉन का। मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, 0.960 MeV, ये एमिट कर रहा था, ठीक है। अब हमें Q निकाल के उसको कंपेयर करना है। अब ये देखो Q वैल्यू क्या होती है। आप क्या करते हो, जैसे हमने पढ़ा था ना मास डिफेक्ट, वैसा ही कुछ ये भी होता है। अब हम क्या लेते हैं, आपका जो 611 वाला एटम था, ठीक, या जो हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, न्यूक्लियस में जो एलिमेंट है वो, और आपका ये रहा दूसरा वाला, क्या है दोनों देखो। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ, ये पूरे को अगर आप देखोगे तो ये पूरा देखो M जैसा दिख रहा है, और ये क्या है, C² है। ये क्या है, डेल्टा M है क्या, ऑब्वियसली डेल्टा M, ठीक। तो डेल्टा MC², डेल्टा M क्या था, क्या हमारा डेल्टा M क्या था, डेल्टा M इज मास डिफेक्ट, वही लगभग निकालना है। अब हम क्या करेंगे, M6C11 जो है उसको हमने क्या कर दिया, अब जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऐड ऑन हो जाएगा आपके बोरॉन से, ठीक, और आपका कार्बन वाला अलग रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी आएगी, इसलिए उधर हम क्या कर देते हैं, उधर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कितना है, 0.00548 U। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है, और जो M डैश बताया गया वो उस न्यूक्लियर का मास है, ठीक, वो रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर मासेस हैं जो भी एलिमेंट हो उसके। अब देखो, अब जो चीज़ इसमें थियरी मैंने लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और ये सारी चीज़ें जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बैठेगा दिमाग में। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखो क्या बताया गया, इफ एटॉमिक मासेस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर मासेस, अगर एटॉमिक मास हम यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर मास के जगह पे, तो देखो क्या हमें 6 Me लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर 6C11 है, और 5 Me लेना होगा क्योंकि इधर 5B11 है, ठीक, यही है ना 5B11 6C11। तो देखो इक्वेशन क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका इंडिविजुअली रख दे रहे हैं, इंडिविजुअली रख दे रहे हैं। अब जो इक्वेशन हमने किया था वही ऊपर वाला ही है। अब Q में वैल्यू रख दो इंडिविजुअली, आप
6c11 रख दो, 5b11 रख दो, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहने वाला, चेंज नहीं होगा। वैल्यू पुटअप करो, इंटू सी स्क्वायर आया। अब आपका क्या आ गया, अब 1u की वैल्यू 931.5 हर जगह हम देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर एज 0.962 MeV। द वैल्यू ऑफ Q इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड पॉजिट्रॉन। जो वैल्यू आपकी इधर थी पॉजिट्रॉन की, इसकी वैल्यू कितनी आई, Q की वैल्यू आई 0.962 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इसकी वैल्यू थी देखो 0.960 इसका आया था, और हमारा कितना है 0.962, तो लगभग क्या है उसके आसपास ही है, आसपास ही 0.962 मतलब नियरेस्ट वैल्यू है, थोड़ा सा ज़्यादा है बस, ठीक। तो आपका उसका आंसर आ जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ क्वेश्चन जो है ये आपके सिलेबस में फिर से बता दे रहा हूँ, इंक्लूडेड कुछ क्वेश्चंस नहीं है लेकिन फिर भी गिवन है तो हम सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक। और एक बार थियरी अच्छे से पढ़ लो जब आप ये क्वेश्चन करने जा रहे हो, ठीक। द Q वैल्यू ऑफ A प्लस बी gives C plus D is defined by Q equals to MA plus MB minus MC minus MD into C का होल स्क्वायर, where the masses refer to respective nuclei। मतलब MA MB MC MD क्या है, इंडिविजुअल मासेस हैं A B C D के। Q वैल्यू आपको बतानी है और बताना है वेदर द रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा तो क्या, एनर्जी डिसिपेट होगा हीट के फॉर्म में। तो देखो पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा, और आपको क्या सबके इंडिविजुअल मासेस दे रखे हैं, मतलब ये इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी और इसकी इतनी है। वी हैव द वैल्यूज ऑफ कार्बन, नियॉन, हाइड्रोजन and all, okay, and its isotopes also. So coming to the question, we write up the following data. What we get is M11H, M13H and M12H। ये हमने जो वैल्यूज हमें पाए हैं वो लिख दिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा, देखो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गया, ये वाला इक्वेशन। अब इसमें हम सब काम करने वाले हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज जो है हम उसके लिए लेने चालू कर देंगे। तो M11H प्लस ये माइनस ये कर दिया, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है, फार्मूला भी दे रखा है, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखो फार्मूला दे रखा है क्या, A प्लस बी माइनस C माइनस D के मासेस कर देंगे। देखो वही कर देंगे हम, जो दिया आपको वही करना है। अब ये दोनों सेम थे इसलिए -2 कर दिया, नहीं तो इंडिविजुअली आप -2.0140102 और -2.01402 करते तो भी सेम ही है, इंटू सी स्क्वायर। सी की वैल्यू आप सबको पता है, होपफुली 1u की वैल्यू भी हमें पता है, हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो क्यू की, यू विल गेट द आंसर। सेकंड सेम है जैसे हमने वो किया, डिफरेंट मासेस हैं, फिर से हम इसमें वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर से हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये आप अपने से कर लेना, होपफुली समझ में आया हो। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप स्पीड स्लो कर लें, 0.75x में देखें, और अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप 1.25 में देखेंगे तो आपको सही रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.16। व्हाट इज गिवन एज 26 Fe56 न्यूक्लियस इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स। अब ये क्या हो जा रहा है, फिजन के थ्रू 2 इक्वल फ्रेगमेंट में चला गया और उसकी वैल्यू आपको मास गिवन है। अब आपको क्या Q निकालना है, इक्वेशन देखो ये रहा, देख लो एकदम 13 Fe56, इसको 2 ये वाले एटम में वो डिसिपेट हो गया, मतलब फिजन हो गया। तो अब हमें इंडिविजुअली इसका मास पता है, इंडिविजुअली इसका मास पता है। Q वैल्यू हम देखो ऐसे निकालते थे, A प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ठीक। अभी हमने देखा था ऊपर, जो कि लगभग E=mc² के बराबर ही रहता है, तो उससे हम मास ले लेते हैं। तो अब 2 बार ये वाले एटम है तो -2 होगा और ये वाला एक ही था। अगर आपको इधर रिएक्शन में एक और एलिमेंट होता, मान लो इधर एक और एलिमेंट है, ठीक, तब आपका वो एटम इधर क्या होता है, वो एलिमेंट इधर ऐड हो जाता है
और अगर यहीं इधर होता तो वो एटम क्या होता, सब्ट्रैक्ट हो जाता। ये आपको ध्यान में रखना है, ये की पॉइंट है, इसमें याद रखना। कॉन्सेप्ट पे जाओ और ट्रिक बनाओ हर चीज़ का, इजीली हो जाएगा सब। क्योंकि वैल्यू आ गई, 1U की वैल्यू पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम अभी हमने स्टार्टिंग में किया था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ट्राई करना, या हिंट दे देता हूँ, देख लो। द फिजन प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज सिमिलर टू दिस। ये दोनों एटम का जो फिजन है एलिमेंट का वो लगभग सेम होता है, और एवरेज एनर्जी जो रिलीज हो रही है पर फिजन वो है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोला गया हाउ मच एनर्जी इन MeV इज रिलीज इफ ऑल द एटम इन 1 kg ऑफ प्योर 94 Pu 239 अंडरगो फ्यूजन। 1 kg आपका पूरा प्योर जो ये Pu का है वो अगर फ्यूजन हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमें जो वैल्यूज गिवन है हम देख लेते हैं। 1 kg 100 ग्राम हो गया, अवोगाड्रो नंबर निकाल ले रहे हैं। ये देखो 239 ग्राम है ये। अब देखो थोड़ा केमिस्ट्री लग जाता है इधर, तो हमने ये फार्मूला लगाया, यही फार्मूला स्टार्टिंग में भी लगाया था, याद होगा अगर आपको। तो Na अपॉन मास नंबर इंटू m, मास कितना है 1000 ग्राम, मास नंबर है 239, और ये आपको एवोगाड्रो नंबर पता है। पुटअप करो, टोटल कितना आ जाएगा। ये देखो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आपको आ जाना चाहिए। ये इतना मिल गया, ठीक। अब इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका एवरेज जो एनर्जी है ये, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 180 आपको गिवन है क्या, एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन इज 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपका कितना है ये, एक मोल कितना एक मोल में कितना है 2.52 एटम्स है, तो इतने में कितने होंगे, सो मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर एज 4.536 है इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी चिंता भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 1000 megawatt fusion reactor consists of half of its fuel in 5 years. How much this did it contain initially? Assume that the reactor can operate 80% of the time, that all the energy generated arises from the fission and that this nuclide is consumed only by the fission process. देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में से जो आपको दिया गया है हाफ लाइफ के ऊपर है। हाफ लाइफ का देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, और मोस्टली चांस इस बार नहीं आएगा क्योंकि आपके रिड्यूस सिलेबस के कारण। तो टी हाफ इक्वल्स, लेकिन हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको अलॉट किया गया है। तो देखते हैं हाफ लाइफ कितना बताया गया है, 5 ईयर्स। तो ईयर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करो, ईयर को देखो ये डे में करोगे तो 365 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर आप उसको आवर्स में करना है 24 में, मिनट्स में 60 के लिए और मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड के लिए 60 और मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आपको ये मिल जाएगा कि हाफ लाइफ कितना है। अब देखो ये न्यूक्लियस है, एनर्जी कितना रिलीज़ करती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ करता है। ये जब हम थियरी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं, स्टार्टिंग में एकदम इंट्रोडक्शन में था ही। अब 1 मोल, अब ये देखो केमिस्ट्री वाला पार्ट इधर से आना चालू हो गया। 1 मोल दैट इज 235 ग्राम ऑफ 92U235 कंटेन्स दिस एटम्स, और 1 ग्राम ऑफ 92U235 कंटेन्स दिस। अब बोला गया द टोटल एनर्जी जनरेटेड पर ग्राम ऑफ दिस, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये देखो हम Na वाला जो फॉर्मूला था Na अपॉन मास नंबर इंटू m, वही कर देंगे। Na कितना है 61023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 235 जो मास नंबर है, इंटू आपका जो मास है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ग्राम, वो हमने लिख दिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर देखो आ गया हमारा 8.2 इंटू 10⁻10 जूल पर ग्राम। अब देखो क्या बोला गया कि 80% ही उसका ऑपरेशन एफिशिएंसी है, तो अब क्या कर देंगे, और इसका 5 ईयर्स का कितना है, 5 ईयर्स 1000 मेगावाट फिजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5, अब देखो जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, अब देखो 5 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 365 इंटू 24 ये देखो ये क्या है,
दिस इज हाफ लाइफ, ये जो मैंने इतना मार्क किया है, ठीक। तो ये मत सोचना कि सर ये कहाँ से आ गया, तो देखा नहीं अभी। 1000 इंटू 10⁻6 अभी हमने ऊपर निकाल रखा था। 1000 मेगावाट है ना, तो मेगा का होता है 10⁻6, वही लिख दिया। अब देखो नीचे, अब देखो हम ऑनलाइन इसलिए जा रहे हैं कि आपको टाइम जो है आपका सेव होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो इसको करने में 2-3 दिन ऑफलाइन क्लास में लग जाते हैं। तो ये 1538 kg को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 100 एवरेज, जब आप परसेंटेज में हटाओगे तो इसलिए आता है 100 आएगा, और 8.2 आपका रिजल्ट आया था अभी ई का। तो इनिशियल कितना है, इनिशियली जो वैल्यू इसकी थी वो इसकी डबल होगी ना, क्योंकि ये तो क्या है हाफ लाइफ के बाद है, इनिशियली तो ये डबल था, तो इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। हाफ लाइफ के बाद T1/3 आता है, T1/4 आता है, तो अभी हम हाफ लाइफ पे जा रहे हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, अच्छे से एक बार पढ़ लो, कोई डाउट हो तो चलते, क्योंकि हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए अगर हम सॉल्व करें। देखो क्या गिवन है, हाउ लॉन्ग कैन इन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम, टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज दिस। आपको रिएक्शन दे रखा है, ये रहा, ठीक। 1 मोल दैट इज 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम कंटेन्स दिस एटम्स। देखो ये सारे सिंपल चीज़ है जो कि आप केमिस्ट्री में सीखते आए हो, ठीक है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये मोस्टली केमिस्ट्री इधर यूज़ किया गया है, मोल्स का कन्वर्जन, एवोगाड्रो नंबर, ये सारे आप यूज टू हो गया आपकी केमिस्ट्री में, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक। क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ते आए हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 kg के लिए आप करोगे तो 2000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो। 2 kg में तो हम लेके नहीं चलते, हमारा ग्राम होता है, तो ग्राम में लेके चलेंगे, तो मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस, क्योंकि अब छोटे आइटम्स के लिए आप kg में तो वैल्यू रख नहीं सकते, इसलिए हम ग्राम में लेके चलते हैं। तो इतना आइटम रहेगा। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन रिएक्शन दैट व्हेन 2 एटम्स ऑफ ड्यूटेरियम फ्यूज 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। देखो ये रिएक्शन में बता रहा है, ये वैल्यू क्यू की होती थी। देखो जब हम रिएक्शन लिख रहे थे तो इसको मैंने क्यू बताया था, यही क्यू की वैल्यू है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो क्यू कितना गिवन है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ई की वैल्यू देखो कैसे हम निकाल रहे हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है आपका। 3.27 आपका जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, डिवाइडेड बाय 2 किया और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो, यू विल गेट योर आंसर। पावर क्या होता है, देखो पावर 100 वॉट है, विच इज वॉट को ही जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया, 100 जूल हो गया। ई हमने निकाल रखा है पहले ही। तो टाइम देखो कितना होगा, टाइम देख लो, डिवाइडेड बाय आप, अब 1 सेकेंड में 100 जूल जा रहा है, कितनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी, डिवाइड कर दो, कितना मिल जाएगा, देखो ये इतना मिल गया। अब ये आपको मिला सेकंड में, ठीक। अब आपको हाफ लाइफ सेकंड में तो नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था कि ईयर्स में बताओ भाई, जो ईयर्स में आपकी वैल्यू चाहिए। तो ये भी करेक्ट आएगा अगर आप लिखोगे, और अगर कहीं क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि आप जो आंसर है वो आपको ईयर में बताना है, ठीक। जो आपको टाइम दिया है वो ईयर में बताना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसको 100 इंटू 60 कर दो, ठीक। तो ये मिनट में हो गया, हाँ सेकंड मिनट, ये डे, ये आवर में हो गया, और ये डे में हो गया, मतलब ये टोटल ईयर हो गया। ईयर, डे, मिनट, सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी योर आंसर। होपफुली आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार ये पीडीएफ जो दिया गया एक बार रिफर कर लेना अच्छे से, तो कोई डाउट आपको जो है नहीं रहेगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 13.20। क्या गिवन है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। अब आपको इसमें हिंट भी दे रखा है, हिंट दे रखा है पहले से आपको, तो कुछ घबराने की जरूरत है नहीं। तो आपको बोला गया कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल ऑफ बैरियर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन, हिंट दिस कूलम्ब रिपल्सन between 2 neutrons when they just touch each other. Assume that
assume that they can be taken as hard sphere of radius 2 फेरोमीटर। अब यूनिट से आपको वाकिफ होना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज रहोगे कि एफ मतलब क्या है, पी मतलब क्या है, और आपको आता हुआ सम चला जाएगा आपके हाथ से। तो जब दो ड्यूट्रॉन्स, क्या बोला गया है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, मतलब ये ड्यूट्रॉन एक ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, कोलाइड हो जाएगा। ठीक, कोलाइड होने के बाद दोनों एटम मिल जाएंगे, तो दोनों का जो एडिशन हो जाएगा रेडियस का। अब ये छोटे से एक ये बड़ा एलिमेंट बन गया है, ये बड़ा एलिमेंट बन गया है, तो वो हो जाएगा। और कितना आपका वैल्यू 2 फेरोमीटर, तो फेरोमीटर कन्वर्ट कर दो मीटर में, 10⁻⁻15। डी की वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, डी इज रेडियस ओनली। ठीक, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अब चार्ज कितना होता है, ये ई की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। ठीक, अब ये मत पूछना कि सर ई की वैल्यू कहाँ से आई, ये इलेक्ट्रॉन की कूलम में वैल्यू है। जब हम स्टार्टिंग चैप्टर कर रहे थे 12th की, उसमें ये हमने देखा था। वी देखो, वी का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है E²/4πε0D। ठीक, और डी आपका ये डिस्टेंस हो गया, ε0 की वैल्यू पता है आप सबको। E² क्या है, जैसे हम चार्ज के लिए लेते थे वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं। देखो KQ1Q2/r² पढ़े थे ना हम, और फिर जब हम वोल्टेज में आए थे तो KQ/R पढ़े थे। तो वो याद रखना चाहिए आपको, वैल्यूज इसमें सेम सब्स्टिट्यूशन करते जाना है। हमें क्या चाहिए, 1/4πε0 पड़ता है 9 × 10⁹ होगा। ठीक, अब हम वैल्यू ई की वैल्यू हमें निकाल रखी है। ठीक, 4 पता है, 5 पता है, एप्सिलॉन पता है, डी पता है, वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर एज 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ भी डाउट है नीचे चैट बॉक्स में पूछो बिना कोई प्रॉब्लम के। देखो हम नेक्स्ट बोला, फ्रॉम द रिलेशन दिस वेयर R0 इज अ कांस्टेंट एंड A इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस सो दैट न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज नियरली कांस्टेंट। ये आपको प्रूव करना है। छोटा सा समय देखो काफ़ी, R=R0 A 1/3 होगा, ये आपको मैंने बताया था। R0 कांस्टेंट होता है, A आपका मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी हमने पढ़ रखा है। M मास कितना होता है, देखो एक में हमने अप्लाई भी किया होगा, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो मास इधर चला जाएगा डिवीजन में, डिवीजन में गया। अब देखो ये क्या हो गया, हेंस मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ma डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा एक स्फीयर का, 4/3πr³। r की वैल्यू इधर दी हुई है आपको, 3 कट हो जाएगा a का, और इधर R0³ हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल सा कैलकुलेशन, देखो कुछ नहीं इसमें किया है, फिर से बता दे रहा हूँ। m आपका वो था, और ये एटॉमिक मास, इससे एटॉमिक से मल्टीप्लाई कर दिया। जितने नंबर, जैसे 4 हैं, ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे इसीलिए हमने वो बता दिया m × a। अब 3 ऊपर चला जाएगा, 4π, r के जगह क्या बोला गया है, R0 A 1/3 रखना है। फिर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, फाइनल आपको रिजल्टेंट इधर मिल जाएगा। तो द न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इट इज नियरली कांस्टेंट। अब देखो ए पे डिपेंड कर रहा है क्या, आखिरी में तो ए आया ही नहीं हमारा, तो जो वैल्यू है डेंसिटी की वो ए पे डिपेंड नहीं करती। तो ये है आपका पूरा चैप्टर नंबर 13 का न्यूमेरिकल। अगर कोई डाउट हो तो नीचे पूछो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।